हेलो एवरीवन्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिट्स फॉर नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, आप सभी का बिट्स फॉर नर्सिंग पर एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आज हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट 3 है, ठीक है, रिमेनिंग जो पार्ट 3 है, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। सो हमने अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो यूनिट 2 है रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, उसका आज पार्ट 3 हम देखने वाले। इससे पहले हमने उसके पार्ट 2 देखे, पार्ट 1 और पार्ट 2। सो इस वीडियो देखने से पहले प्लीज़ वो 2 पार्ट देखिएगा। सो चलो तो फिर आज का जो टॉपिक, आज कौन से टॉपिक आज हम जो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन देखने वाले हैं, देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, देन लंग्स वॉल्यूम, देन लंग्स कैपेसिटी और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज आज की वीडियो में आज हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो चलो तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में का जो फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है। अब जो फिजियोलॉजी क्या होती है, सो फिजियोलॉजी इट इज़ नथिंग बट द कौन से भी ऑर्गन का उसका फंक्शन क्या है, उसका वर्क क्या है, सिस्टम का या फिर कौन से भी ऑर्गन का, उसको हम उसकी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में रेस्पिरेटरी सिस्टम के एनाटॉमी, जो लंग्स या फिर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, हमने नोजल कैविटी से लंग्स तक टोटली उसकी एनाटॉमी देखी। उसमें नोजल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकियल ट्री, ठीक है, लंग्स, हमने सब उसमें क्लियर किया है। सो पहले 2 पार्ट्स में हमने टोटली उसकी एनाटॉमी उसकी टोटली क्लियर की। देन इस वीडियो में आज उसकी फिजियोलॉजी इस वीडियो में देखेंगे। सो फिजियोलॉजी क्या होती है, जो ऑर्गन कैसा वर्क करता है या फिर फंक्शन ऑफ द ऑर्गन, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। सो रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी आज हम देखते हैं। इंट्रोडक्शन, द रेस्पिरेशन वर्ड हैज़ बीन derived from the Latin word, this is the respire which means the breath, ठीक है। अब फ्रेंड्स, जो रेस्पिरेशन वर्ड है लैटिन वर्ड से, रेस्पायर्ड वर्ड है लैटिन वर्ड का, उससे डिनोट होता है या फिर डिराइव्ड होता है, ठीक है। उसका मीनिंग क्या रहता है, ब्रीथ, ठीक है। सो रेस्पिरेशन इज नथिंग बट द रेस्पायर एंड विच इज मीनिंग इज द मीन्स, ठीक है, सॉरी, ब्रीथ, ठीक है। The primary rules of respiratory system is to produce O2 to tissue and for metabolism needs and remove CO2 from them, ठीक है। सो एक्चुअली प्राइमरी रोल्स या फिर जो फंडामेंटल या फिर जो फर्स्ट रोल है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, मेनली रोल क्या है, रोल्स क्या है, सो ऑक्सीजन का इनहेल करना और CO2 का एक्सहेल करना। सो हमको हमारे ब्रेन को या फिर किसी भी टिश्यू को या फिर ऑर्गन को या फिर सेल्स को लिविंग सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा नीड रहती है, ठीक है। सो फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द टिश्यू विच हैव रिक्वायर्ड द ऑक्सीजन, एंड जो एक्सक्रीट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से एक्सक्रीट करने की भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सो CO2 रिमूव करना, दिस इज नथिंग बट द रेस्पिरेशन इन सिंपल वर्ड, ठीक है। CO2 का इनहेल करना और CO2 का एक्सहेल करना, दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज इन द बॉडी आर कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। बट रेस्पिरेशन क्या रहता है, रेस्पिरेशन मतलब जो गैसेस का एक्सचेंज है, ठीक है, O2 का लेना, CO2 को बाहर धकेलना, उसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन या फिर गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं इन सिंपल वर्ड, ठीक है। इट इज़ 3 बेसिक स्टेप और इसके इट हैज़ 3 बेसिक स्टेप्स है उसके। फर्स्ट ऑफ ऑल पल्मोनरी ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, एक्सटर्नल पल्मोनरी रेस्पिरेशन और इंटरनल टिश्यू रेस्पिरेशन, ठीक है। सो हम स्टेप वाइज जो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, उसके जो 3 स्टेप्स है, पल्मोनरी ब्रीदिंग मतलब क्या है, एक्सटर्नल पल्मोनरी रेस्पिरेशन या फिर इंटरनल टिश्यू रेस्पिरेशन क्या है, हम स्टेप वाइज देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पल्मोनरी वेंटिलेशन और द ब्रीदिंग, ठीक है। अब पल्मोनरी जो वर्ड है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द विच इज डिनोटेड टू द लंग्स, ठीक है। सो पल्मोनरी वर्ड लंग्स को डिनोट करता है, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वेलाई एंड द लंग्स। अब जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है या फिर ब्रीदिंग है, वो कैसी प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की एक्सचेंज होती है, बट किस में, एल्वेलाई और द लंग्स, ठीक है। जो लंग्स के जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, उसका जो एल्वेलाई, ऐसे मिलियंस एल्वेलाई प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सो एल्वेलाई और लंग्स के बीच में से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, उसको नथिंग बट हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन और द ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। इन दिस वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटिन्यू इन अ मिनिमम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। सो जो इंस्पिरेशन या फिर एक्सपिरेशन होता है, उसमें से वॉल्यूम काउंटेड करते हैं, इसलिए उसका टेडल वॉल्यूम या फिर जो रेसिडुअल वॉल्यूम है या फिर एक्सपायरेटरी, सो सब वॉल्यूम्स हम आगे देखने वाले। सो उससे वॉल्यूम काउंट होता है उससे जब एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन होता है।
द एयर मूव्स इनटू द लंग्स व्हेन एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स लेस देन प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इंस्पिरेशन क्यों होता है? ठीक है। सो जब इंस्पिरेशन क्यों होता है, जब एयर में जब जब लंग्स में जो एयर पास होते हैं या फिर मूव होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है फ्रॉम विद द रिस्पेक्टिव टू प्रेशर ऑफ द लंग्स। ठीक है। लंग में से जो प्रेशर है उससे ज़्यादा एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा होता है। सो इसलिए इंस्पिरेशन या फिर इनहेलेशन प्रोसेस वहाँ पर होता है। ठीक है। सो उन्होंने वही कहा है, जो इंटरनल प्रेशर है या फिर जो इनसाइड द लंग्स का जो प्रेशर है कम रहता है देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर रहता है ज़्यादा रहता है, इसलिए इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन वहाँ पर होता है। ठीक है। एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स व्हेन एयर प्रेशर इनसाइड द लंग इज ग्रेटर देन द एयर प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है। सो जैसे वहाँ पर क्लियर किया है। ठीक है। एयर जो लंग्स में क्यों मूव होते हैं या फिर ट्रैवल होते हैं? ठीक है। बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है, ठीक है, ज़्यादा रहता है देन द प्रेशर इनसाइड द लंग्स। ठीक है। इसलिए वहाँ पर इंस्पिरेशन या फिर होता है। वैसे ही एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है, एयर मूव आउट ऑफ द लंग्स। ठीक है। इंस्पिरेशन में लंग्स में एयर क्यों मूव हो रहा था? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द जो इनसाइड द लंग्स। बट यहाँ पर एयर जो है मूव आउट द लंग्स के क्यों बाहर हो रहा है? यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन द इनसाइड द प्रेशर ऑफ द लंग्स। ठीक है। तो लंग्स का प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए हमारा एक्सेलेशन और एक्सपायरेशन यहाँ पर क्लियर होता है। ठीक है। सो आपको ये टर्म्स क्लियर में बता दो इन सिंपल वर्ड। एक प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं स्मॉल में एटीएम लेता हूँ लिखता हूँ, और एक प्रेशर होता है इनसाइड द लंग, दिस इज द लंग्स कहते हैं सिर्फ। ठीक है। डिनोट करनी है जब एयर मूव आउट ऑफ, पहले इनसाइड देखते हैं, जब एयर इनटू द लंग्स मूव क्यों होता है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ग्रेटर देन द इनसाइड द प्रेशर ऑफ द लंग्स। ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ज़्यादा रहता है, इसलिए लंग्स का जो एयर का मूव होता है एटमॉस्फेयर टू द लंग्स, और जब लंग्स का जो अंदर का प्रेशर है ज़्यादा होता है किससे? एटमॉस्फेयर से। सो इसलिए क्या होता है, वहाँ पर एक्सपायरेशन या फिर एक्सलेशन वहाँ पर क्लियर होता है। ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द पल्मोनरी वेंटिलेशन। सो इट इज़ अकोमोडेटेड बाय टू प्रोसेसेस, दिस इज इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है। सो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन जो पल्मोनरी वेंटिलेशन में आता है। सो सिंपल वर्ड, इंस्पिरेशन इनफ्लो ऑफ द एटमॉस्फेयर एयर इनटू द लंग्स। ठीक है। सो इंस्पिरेशन मतलब क्या है? सो ब्रीथ लेना। ठीक है। सो एटमॉस्फेयर से एयर ट्रैवल होता है इनटू द लंग्स। ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन कहते हैं। सो दिस ऑब्वियसली ऑकर्स इंट्राऑक्यूलर प्रेशर फॉल्स बिलो। ठीक है। सो जैसे हमने इस पैराग्राफ में हमने क्लियर किया है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा होने के वजह से, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होने से वजह से, या फिर जो बाहर का प्रेशर है ज़्यादा होने से इंस्पिरेशन वहाँ पर क्लियर होता है। ठीक है। और इट इज़ द एक्टिव प्रोसेस नॉर्मली प्रोड्यूस बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंस्पिरेटरी मसल। ठीक है। सो जो इंस्पिरेटरी मसल्स प्रेजेंट रहते हैं थोरेसिक कैविटी में, सो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है और ये एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है। सो ब्रीथ लेने की या फिर इंस्पिरेशन, इट इज़ द एक्टिव प्रोसेस, दिस इज नॉट द पैसिव प्रोसेस। ठीक है। वहाँ पर एनर्जी वेस्ट होती है, सो इसलिए उसको हम एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज द पल्मोनरी वेंटिलेशन एंड इंस्पिरेशन। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है पल्मोनरी वेंटिलेशन की, दिस इज द एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या रहता है? इट इज द रेफर्स टू आउटफ्लो ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है। सो दिस इज द एक्सपायरेशन मतलब क्या है? सो एक्सपायरेशन इट रेफर्स टू आउटफ्लो ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है। सो एक्सपायरेशन में क्या होता है? एयर का आउटफ्लो होता है फ्रॉम द लंग्स टू एटमॉस्फेयर। ठीक है। सो ऑब्वियसली इट ऑकर्स व्हेन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर राइजेस अबव द एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर। ठीक है। सो इंस्पिरेशन के अपोजिट दिस इज द एक्सपायरेशन। ठीक है। सो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होने से कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज ज़्यादा रहने से एक्सपायरेशन होता है। ठीक है। आउटफ्लो ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स टू एटमॉस्फेयर। ठीक है। सो दिस इज क्वाइट ब्रीदिंग लार्जली पैसिव फेनोमेनन। ठीक है। सो यहाँ पर किसी भी तरीके से एनर्जी का वेस्ट यहाँ पर नहीं होता। सो दिस इज द नथिंग बट द पैसिव फेनोमेनन। ठीक है। बट
इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस थी, वहाँ पर एटीपी का यूज़ होता था या फिर एनर्जी का वहाँ पर यूज रहता था, इसलिए इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस थी और एक्सपायरेशन दिस इज द पैसिव फिनोमेना, ठीक है। सो इलास्टिक रिकॉल ऑफ द लंग्स, बट यहाँ पर रिकॉल ऑफ द लंग्स यहाँ पर एक्सपायरेशन पर होता है, ठीक है। सो जब एयर फ्लो होती है, आउटफ्लो होती है लंग्स टू एटमोसफेयर, जब जो लंग्स का रिकॉल रहना वहाँ पर इम्पोर्टेंट रहता है। सो यहाँ पर इलास्टिक रिकॉल्स वहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। डिक्रीज इन द थोरेसिक कैविटी ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। सो एक्सपायरेशन के टाइम पर क्या होता है, थोरेसिक कैविटी का रिलैक्सेशन होता है, डायफ्रागम का एज वेल एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, ठीक है। सो रिलैक्सेशन के वजह से वहाँ पर साइज का डिक्रीज होता है थोरेसिक कैविटी, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एक्सपायरेशन, ठीक है। सो देन नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में जो मसल्स आते हैं ब्रीदिंग के, ठीक है, ब्रीदिंग के जो टाइम पर जो मसल्स वर्क करते हैं, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग। सो जो इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी मसल्स जो ब्रीदिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग इन द ब्रीदिंग, दिस इज द इंस्पायरेशन मसल, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी मसल। अब दोनों में भी सिमिलरिटी क्या है, दोनों में भी प्राइमरी मसल और एक्सेसरी मसल, प्राइमरी मसल और एक्सेसरी मसल्स रहते हैं, ठीक है। इंस्पायरेटरी में भी रहते हैं और एक्सपायरेटरी में भी रहते हैं। सो इंस्पायरेटरी में जो प्राइमरी मसल्स हैं उसमें डायफ्रागम देन इंटरकोस्टल मसल्स आते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और जो एक्सेसरी मसल्स हैं जो इंस्पायरेटरी मसल्स के वहाँ पर स्टर्नोक्लेडोमास्टर्स मसल्स वहाँ पर आती है। और जो एक्सपायरेटरी मसल्स हैं वहाँ पर से जो प्राइमरी मसल्स हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल वहाँ पर जो एक्सेसरी मसल है एक्सपायरेटरी मसल की रहती है। सो हम जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है जो हम इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी मसल्स हम डीप में देखेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट ऑफ ऑल दो इंस्पायरेटरी मसल्स, ठीक है। सो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में 2 मसल्स यूज होते हैं या फिर वर्किंग करते हैं, दिस इज द फर्स्ट ऑफ ऑल द इंस्पायरेटरी मसल एंड देन नेक्स्ट वन इज द एक्सपायरेटरी मसल। बट दोनों में भी सिमिलरिटी क्या है, प्राइमरी और एक्सेसरी मसल दोनों में भी है। जब इंस्पायरेशन होता है वह भी प्राइमरी और एक्सेसरी मसल्स वर्क करते हैं, और जब एक्सपायरेशन होता है वहाँ पर भी प्राइमरी एज वेल एज एक्सेसरी मसल्स वहाँ पर यूज़ होते हैं या फिर वर्क करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, जो इंस्पायरेटरी मसल्स हैं आप देखते हैं। इंस्पायरेटरी मसल में जो प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल है वहाँ में वहाँ डायफ्रागम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स वहाँ पर प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स वर्क करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायफ्रागम in quiet breathing 70 to 75% of the expansion of chest caused due to contraction of diaphragm contact following occurs changes, ठीक है। सो फ्रेंड, जब भी इंस्पिरेशन होता है, ठीक है, जो हम मैकेनिज्म देख रहे हैं इंस्पिरेटरी मसल का, जब इंस्पिरेशन होता है चेस्ट का एक्सपांशन होता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्रागम, और डायफ्रागम जो रहता है जो कॉन्वेक्स सरफेस वहाँ पर हमारे लंग्स रेस्ट रहते हैं, ठीक है। कॉन्केव सरफेस ऑफ द लंग्स विच कैन बी रेस्ट ऑन द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द डायफ्रागम, ठीक है, वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, रेस्ट होते हैं। सो डायफ्रागम में क्या होता है 70 to 75% एक्सपेंशन होता है जब भी इंस्पिरेशन होता है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्रागम। सो जब डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पर कौन कौन से चेंजेस होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डोम बिकम फ्लैटेड एंड लेवल ऑफ द डायफ्रागम इज लोअर इंक्रीजिंग द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी। सो जब फ्रेंड्स जब इंस्पिरेशन होता है वहाँ पर डायफ्रागम में चेंजेस वहाँ पर आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डोम शेप जैसा डायफ्रागम रहता है, ऐसा जब इंस्पिरेशन होता है वहाँ पर फ्लैट रहता है, ठीक है, या फिर फ्लैट होता है, और उसका जो वर्टिकल जो डायमीटर है वहाँ से क्या होता है इंक्रीज होता है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ता है। सो ये चेंजेस उसमें जब डायफ्रागम में जो प्राइमरी इंस्पिरेशन मसल का जो फर्स्ट मसल है जिस डायफ्रागम, सो उसमें चेंजेस थोड़े से वहाँ पर होते हैं। देन फ्रेंड नेक्स्ट, दिस इज द प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल, द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट है। सो जो यहाँ पर रिब्स प्रेजेंट रहते हैं, जो थोरेसिक कैविटी है, ठीक है। सो यहाँ पर जो स्टर्नम बोन है और यहाँ पर जो ऐसे रिब्स प्रेजेंट रहते हैं, उनके बीच में जो इंटरकोस्टल मसल्स है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल प्रेजेंट रहते हैं। सो व्हेन द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिब्स आर related causing lateral and anterior enlargement of thoracic cavity due to buccal handle and pump handle effect respectively. So जब फ्रेंड्स एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और रिब्स जो रिलेटेड लैटरली और एंटेरोकोस्टली एनलार्जमेंट होता है थोरेसिक कैविटी का। सो एक्चुअली जब भी इंस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वहाँ पर
लंग्स का फूलना या फिर जो फैलना या फिर एक्सपांशन होना, ये जायज़ है, ठीक है। सो इसलिए जब भी इंस्पिरेशन होता है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम होता है और थोरेसिक कैविटी का एंटीरियर पोस्टल डायमीटर होता है, वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, एनलार्जमेंट होता है। बट ये क्यों होता है, उसकी वजह क्या है? सो बकेट हैंडल और पंप हैंडल इफेक्ट। सो ए बकेट हैंडल या फिर पंप हैंडल मूवमेंट क्या है या फिर इफेक्ट क्या है? सो बकेट हैंडल इफेक्ट जो क्या है, आपने जो बकेट ऐसे रहती है बकेट, ठीक है। सो बकेट का जो ऐसा स्टैंड या फिर जो उसका कड़ी रहता है या फिर उसको क्या बोलते हैं, सो उसकी आपने जो इफेक्ट देखा होगा, जब बकेट आप कैरी कर दें उस टाइम उसका जो स्टैंड रहता है ऐसे हम हिला दें, ठीक है। सो आगे पीछे आगे वैसे ऐसे करते हैं, सो वहाँ पर जो मूवमेंट होती है वैसे ही सेम मूवमेंट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की जब इंस्पिरेशन होता है वहाँ पर आपको देख की पड़ती है। और जब पंप हैंडल मूवमेंट रहती है, सो आपने ऐसे जो पंप देखे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम करता हूँ। सो यहाँ पर एक डायग्राम निकाली है मैंने पंप की। सो फ्रेंड्स, ये पंप का जो स्टैंड है या फिर उसका जो सपोर्ट है, सो इससे हम पंप ऊपर नीचे खींचते और यहाँ से वाटर आता है, ठीक है। सो वैसे ही लैटरली और एंटीरियर पोस्टरली दो यहाँ पर मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो लैटरली मूवमेंट कौन सी होती है? सो लैटरल मूवमेंट होती है बकेट हैंडल मूवमेंट। और एंटीरियर पोस्टरली जो मूवमेंट कौन सी होती है? सो पंप हैंडल मूवमेंट। सो बहुत क्रिटिकल है बट बहुत इंटरेस्टेड पार्ट है। सो आप ध्यान से पढ़िएगा। सो उसमें क्या दिया है, ठीक है। सो बकेट हैंडल मूवमेंट और पंप हैंडल मूवमेंट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के जब इंस्पिरेशन होता है वहाँ पर जो प्राइमरी मसल्स हैं वहाँ पर उनकी ऐसे मूवमेंट या फिर उनका वहाँ पर ऐसा वर्क रहता है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग अबाउट द प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल, इन विच इंस्पिरेटरी मसल्स के जो प्राइमरी इंस्पिरेटरी मसल्स थे, ठीक है। सो यहाँ पर प्राइमरी क्लियर होते हैं। सो एक्सेसरी मतलब क्या? जो प्राइमरी, जो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी में हमको फंडामेंटल या फिर जो ज़्यादा ज़रूरत रहती है प्राइमरी की, बट एक्सेसरी मतलब जो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहते या फिर उसका ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ऐसे मसल्स, सो एक्सेसरी इंस्पिरेटरी मसल्स में कौन कौन से आते हैं? सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सेसरी मसल्स, इंस्पिरेशन स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल फॉर द एक्सपांशन ऑफ द थोरैक्स। जो एक्सेसरी इंस्पिरेटरी मसल्स हैं उसमें स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल आती है, ठीक है। अब स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल की लोकेशन कहाँ पर रहती है? सो यह हमारी नेक है, ठीक है। आप कंसिडर कीजिएगा ये नेक है। सो उसका जो नेक का जो लैटरल सर्फेस रहता है, सो बोथ ऑफ साइड में ऐसा स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स वहाँ पर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। सो एक्सपेंशन ऑफ थोरैक्स में थोरैसिक कैविटी का एक्सपेंशन जो करा के लिए वो रहती है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सेसरी मसल का, वहाँ पर जो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल रहती है वहाँ पर उसका वर्क है, ठीक है। सो दिस इज होल अबाउट द इंस्पिरेटरी मसल्स इन विच प्राइमरी एंड एक्सेसरी मसल। अब फ्रेंड्स हम एक्सपिरेटरी मसल देखते हैं। सो एक्सेसरी मसल में भी वैसे ही जो सिमिलरिटी प्रेजेंट है उसमें प्राइमरी और एक्सेसरी, ठीक है। सो जो प्राइमरी एक्सपिरेटरी मसल है वहाँ में जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो प्राइमरी एक्सपिरेटरी मसल है, ठीक है। सो expiration is quite breathing large passive phenomena and brought about the elastic recall of the lung and decrease the thoracic cavity due to relaxation of diaphragm and external intercostal muscle. अब फ्रेंड्स एग्जैक्टली अपोजिट टू द इंस्पिरेटरी मसल या फिर इंस्पिरेशन के एग्जैक्टली अपोजिट क्या रहता है? एक्सपिरेशन क्या रहता है? आउटफ्लो ऑफ द एयर फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर, ठीक है, ड्यू टू इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ठीक है। सो फ्रेंड्स इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसलिए वहाँ पर एक्सपिरेशन होता है। और ये पैसिव फेनोमेनन है, ठीक है। यहाँ पर एक्टिव नहीं है, कौन सी यहाँ पर एनर्जी का यूज़ नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पर पैसिव फेनोमेनन है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है? इलास्टिक रिकॉल होता है। सो जब भी एक्सपांशन ऑफ द लंग्स होता है या फिर एक्सपायरेशन होता है वहाँ पर क्या होता है? लंग्स का फैलना या फिर एक्सपांशन होता है। सो इसलिए इस वजह से ज़्यादा एक्सपांशन ना हो, इसलिए रिकॉल का इलास्टिक रिकॉल का वहाँ पर प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पर क्या रहता है? डिक्रीज द थोरेसिक कैविटी, और थोरेसिक कैविटी का डिक्रीज रहता है, क्यों? ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्रागम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और यहाँ पर क्या रहता है? डायफ्रागम का रिलैक्स होना, सो उसका ओरिजिनल शेप में प्रेजेंट रहना, मतलब जो डोम शेप प्रेजेंट रहता है एक्सपायरेशन के दौरान, ठीक है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी क्या रहता है? रिलैक्स रहता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा रहता है, इस वजह से जो एयर है
मूव होते आउटफ्लो होता है उसका लंग्स टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो दिस इज द प्राइमरी एक्सपायरेशन मसल, दिस इज द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। अब जो फ्रेंड्स एक्सपायरेटरी मसल में जो सेकंड मसल आती है, दिस इज द एक्सेसरी एक्सपायरेटरी मसल। सो एक्सेसरी में एब्डोमिनल मसल आती है, एब्डोमिनल मसल और जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है, ठीक है। सो फ्रेंड्स जो कॉन्ट्रैक्शन एब्डोमिनल मसल का होता है और जो कॉन्ट्रैक्शन इंटरकोस्टल मसल का होता है, देखते हैं। सो एब्डोमिनल मसल का डाउनवर्ड पुल ऑन लोअर रिब्स दस डिक्रीज द इंटरकोस्टल डायमीटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी। सो जब फ्रेंड्स एक्सपायरेशन होता है, सो वहाँ पर जो एब्डोमिनल का या फिर जो थोरेसिक कैविटी का एंटेरोपोस्टियल डायमीटर है, सो ये कंसिडर कीजिएगा बैक है और ये हमारा लंग्स है, ठीक है। सो ये डायग्राम है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटेरोपोस्टियल डायमीटर। सो उसका थोरेसिक कैविटी का एंटेरोपोस्टियल डायमीटर डिक्रीज होता है, ठीक है। और जो सेकंड जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इट इज कॉज ड्यू टू डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिड्यूसिंग एंटेरोपोस्टियल डायमीटर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग पंप हैंडल मूवमेंट और द इफेक्ट, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन की होता है ड्यू टू द जो एंटेरोपोस्टियल डायमीटर रहता है थोरेसिक कैविटी का, वहाँ पर रिड्यूस होता है, ठीक है, ड्यू टू फॉलोइंग द पंप हैंडल इफेक्ट, ठीक है। सो हमने पिछले वाली पेज में हमने जो बकेट हैंडल मूवमेंट और जो पंप हैंडल मूवमेंट या फिर इफेक्ट हमने देखे थे। सो सेम कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो पंप हैंडल मूवमेंट रहता है या फिर पंप हैंडल इफेक्ट रहता है, सो वहाँ पर रहता है। सो इस वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रहता है, ठीक है। सो ये हो गया एक्सपायरेटरी मसल, उसमें प्राइमरी और एक्सेसरी मसल। सो दिस इज द होल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग। देन द नेक्स्ट वेंटिलेशन रेट, ठीक है। सो वेंटिलेशन रेट क्या रहता है, ठीक है। सो वेंटिलेशन रेट दिस इज नथिंग बट द टोटल अमाउंट ऑफ एयर एक्सपायर और इंस्पायर, ठीक है, इन होना या फिर आउट होना, ठीक है, जो कंप्लीट रेस्पिरेशन रहता है 1 मिनट में, ठीक है। सो पल्मोनरी में रहे या फिर एल्वोलर में रहे, ठीक है, दोनों में भी जो एयर का इन और आउट होना 1 मिनट में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट। सो पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट generally two types of the ventilation rate. There are two types of the ventilation rate. First one is the pulmonary ventilation rate and second one is the alveolar ventilation rate, ठीक है। So first of all pulmonary ventilation rate. So pulmonary ventilation का rate क्या रहता है, the total amount of air in and out during respiration is in 1 minute is called as pulmonary ventilation rate, ठीक है। So pulmonary ventilation rate का meaning क्या है, so जो total amount of air है इन एक्सपायरेशन या फिर इंस्पायरेशन होना, ठीक है, ड्यूरिंग 1 मिनट में, उसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट, ठीक है। और पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट का फॉर्मूला क्या है, सो पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट इज इक्वल्स टू टाइडल वॉल्यूम इनटू 12 ब्रीथ्स पर मिनट, ठीक है। सो यहाँ पर 12 ब्रीथ्स पर मिनट एवरेज निकाल कर रखे हैं, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग का किसी भी अडल्ट का नॉर्मल वेंटिलेशन रेट कितना रहता है, 12 to 20 ब्रीथ्स पर मिनट, ठीक है। सो इसलिए हमने 12 ब्रीथ्स पर मिनट यहाँ पर कंसिडर किया। सो सभी कैलकुलेशन करने के बाद जो पल्मोनरी वेंटिलेशन की वैल्यू कितनी आती, सो 6000 ml, ठीक है। सो पल्मोनरी वेंटिलेशन की जो कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू रहती है, सो 6000 ml इतने पल्मोनरी वेंटिलेशन रेट की वैल्यू रहती है, ठीक है। सो देन द नेक्स्ट वेंटिलेशन रेट, दिस इज नथिंग बट द एल्वोलर वेंटिलेशन रेट, ठीक है। सो जैसे पल्मोनरी वेंटिलेशन रहता है वैसे ही एल्वोलर वेंटिलेशन रहता है। सो पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता था, जो टोटल अमाउंट ऑफ एयर था इन और आउट 1 मिनट में, वैसे ही जो एल्वोलर वेंटिलेशन रहता है उसमें अमाउंट ऑफ एयर एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, एल्वोलर डक्ट और एल्वोलाई। सो एल्वोलर वेंटिलेशन में क्या रहता है, एयर का एक्सचेंज होता है, बट जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो एल्वोला या फिर एल्वोलर डक्ट या फिर ब्रोंकियल्स, सो उसमें से जो एयर ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर का एक्सचेंज है, सो उसको हम क्या कहते हैं, एल्वोलर वेंटिलेशन रेट। सो एल्वोलर वेंटिलेशन रेट का फॉर्मूला क्या रहता है, सो टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस इनटू 12 ब्रीथ्स पर मिनट, ठीक है। सो टाइडल वॉल्यूम का वॉल्यूम हमको पता रहता है 500, ठीक है। सो माइनस उसमें से डेड स्पेस रहता है 150 और जो हमने ब्रीथ्स 12 ब्रीथ्स पर मिनट हमने नॉर्मल ब्रीथ्स रखे हुए रहते हैं। सो उसका टोटल एल्वोलर वेंटिलेशन रेट का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के बाद हमको टोटली वैल्यू कितनी मिलती है, सो हमको टोटल 4200 ml हमको टोटल कैलकुलेशन करने के बाद एल्वोलर वेंटिलेशन की रेट की जो वैल्यू मिलती है वो रहती है 4200 ml, ठीक है। सो ये हो गया वेंटिलेशन रेट्स, ठीक है।
Then the friends, next in this video, next topic, this is the lung volume and the lungs कैपेसिटी, ठीक है। सो नेक्स्ट आप लंग्स के वॉल्यूम कौन कौन से रहते हैं, उसके अमाउंट कितनी रहती है, सो हम उसमें टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम देखने वाले। देन उसके बाद जब हमको वॉल्यूम के जो उसके अमाउंट हमको पता चलने के बाद उससे हम उसके लंग्स की कैपेसिटी पे हम फॉर्मुलेट करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, द लंग्स वॉल्यूम, ठीक है। सो इन विच द फर्स्ट टाइडल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड वन ब्रीदिंग ड्यूरिंग नॉर्मल क्रेट ब्रीदिंग, ठीक है। सो टाइडल वॉल्यूम क्या रहता है, जो वॉल्यूम ऑफ एयर है हम इंस्पायर या फिर एक्सपायर करते हैं इन वन ब्रीथ, ठीक है। जब हम एक ब्रीथ लेते हैं उसमें से उस ब्रीथ में हमने कितना अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर किया और एक्सपायर किया, ठीक है। सो जो नॉर्मल क्वेट ब्रीथिंग में 1 मिनट में हमने कितना एयर एक्सपायर किया एज वेल एज इंस्पायर किया, जो वॉल्यूम है या फिर जो अमाउंट है उसको हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। और टाइडल वॉल्यूम की अप्रॉक्सीमेटली उसकी उसका अमाउंट कितना रहता है, सो उसका अमाउंट 500 ml, ठीक है। सो 500 ml जो टाइडल वॉल्यूम की अमाउंट वहाँ पर रहती है, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट टाइडल वॉल्यूम। द नेक्स्ट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या रहता है, इट इज़ एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड बाय मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट एंड बियॉन्ड नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या रहता है, सो जो एक्स्ट्रा अमाउंट या फिर एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर है जो हम इनहेल करते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर एक बात याद रखना, जब हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखते हैं वहाँ पर इनहेल्ड होता है और जब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखते हैं तब एक्सेल होता है, ठीक है। सो इंस्पिरेटरी वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, जो एयर को इन लेते हैं, ठीक है। सो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर है, सो इनहेल करने के बाद मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट लगाने के बाद, सो इंस्पिरेशन में हम इंस्पिरेटरी मसल्स का यूज़ करते हैं या फिर वहाँ पर इंस्पिरेटरी एफर्ट वहाँ पर डालते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर क्या होता है, सो इंस्पिरेटरी एफर्ट नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम से हमने ज़्यादा लगाने की वजह से सो वहाँ पर हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वहाँ पर क्रिएट होता है, ठीक है। सो ये हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का अमाउंट कितना रहता है, सो इन अडल्ट मेल देयर आर 3000 ml, ठीक है। सो 3000 ml एडल्ट मेल में और 1900 ml इन द एवरेज अडल्ट फीमेल, ठीक है। सो जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो अमाउंट रहता है अडल्ट मेल में कितना रहता है, सो अडल्ट मेल में 3000 ml और अडल्ट फीमेल में कितना रहता है, सो 1900 ml, ठीक है, इन द एवरेज अडल्ट फीमेल, ठीक है। सो ये हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो इससे अपोजिट एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या रहता है, इट इज एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल बाय मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपिरेशन ओवर बियॉन्ड नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। सो सेम इंस्पिरेटरी वॉल्यूम से थोड़ा सा अपोजिट, यहाँ पर क्या रहता था, इंस्पिरेटरी में इनहेल करना पड़ता था, सो यहाँ पर एक्सेल करना पड़ता है और यहाँ पर मैक्सिमम इंस्पिरेटरी हम एफर्ट लगाते थे, सो यहाँ पर एक्सपायरेशन के एफर्ट लगाने हैं और बियॉन्ड नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम रहता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, सो जब भी हम जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल करते या फिर एक्सपायरेशन करते उसका फोर्सफुली विथ यूजिंग द फोर्सफुल एफर्ट ऑफ द मैक्सिमम एक्सपायरेटरी मसल या फिर एक्सपायरेशन ओवर एंड बियॉन्ड नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, सो वहाँ पर हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का अमाउंट वहाँ पर क्रिएट होता है, ठीक है। सो ये हो गया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के अमाउंट क्या क्या रहते हैं, सो अडल्ट मेल में कितना रहता है, 1200 ml इन अडल्ट मेल और फीमेल में 700 ml इन फीमेल, ठीक है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और फ्रेंड्स, जो लास्ट का जो लंग्स का वॉल्यूम है, दिस इज नथिंग बट द रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। सो रेसिडुअल मतलब क्या रहता है, जो बचा हुआ पार्ट, ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल पार्ट, ठीक है। सो रेसिडुअल वॉल्यूम, इट इज़ वॉल्यूम ऑफ एयर दैट स्टिल रिमेन इन लंग्स आफ्टर मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन। सो रेसिडुअल वॉल्यूम क्या रहता है फ्रेंड्स, जब भी हम वॉल्यूम ऑफ द एयर जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, मतलब हमारा एक्सपायरेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी बचा हुआ जो थोड़ा सा एयर रहता है लंग्स में, ठीक है। सो जो रिमेनिंग एयर है, सो उसको हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। सो जो रिमेनिंग एयर से जो वॉल्यूम क्रिएट रहता है उसको क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। दिस वॉल्यूम विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द स्पायरोमीटर, ठीक है। बट जो हम इंस्पिरेटरी या फिर इंस्पिरेटरी या फिर एक्सपायरेटरी या फिर टाइडल वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्पायरोमेट्री, ठीक है। सो जो स्पायरोमेट्री उससे हम वॉल्यूम का मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब बट जो रिजल्ट रेसिडुअल वॉल्यूम रहता है उसको हम मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमीटर से, ठीक है।
सो जो रेसिडुअल वॉल्यूम का जो अमाउंट रहता है अडल्ट मेल में 1200 ml और फीमेल में 1100 ml इन द फीमेल्स, ठीक है। सो ये तो हो गया टोटली लंग्स वॉल्यूम इन विच टोटल टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। देन द नेक्स्ट इन विच द लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। सो फ्रेंड्स हमने जो लंग्स के वॉल्यूम थे यहाँ पर हमने पूरे कवर किए, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। सो हमारे पास अभी 4 वॉल्यूम्स के हमारे पास जो उसके अमाउंट है हमारे पास मौजूद है, ठीक है। सो इससे हम लंग्स की कैपेसिटी का फार्मूला यूज़ करके वहाँ पर वॉल्यूम को रख के लंग्स का कैपेसिटी के फार्मूले हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स जो लंग्स कैपेसिटी रहती है, सो लंग्स कैपेसिटी क्या है, सो इन विच द 4 लंग्स कैपेसिटी, दिस इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, देन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, देन वाइटल कैपेसिटी और जो लास्ट वन इज द टोटल लंग्स कैपेसिटी, ठीक है। सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इट इज़ द सम टोटल ऑफ टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या रहती है, जो टोटल सम है किसका, टाइडल वॉल्यूम का और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का। सो उसका जब हम सम करते हैं, सो उससे जो हमारा फार्मूला या फिर जो अमाउंट मिलता है, सो जो कैपेसिटी है उसको हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। सो टाइडल वॉल्यूम का वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का वॉल्यूम हम कैलकुलेट करने के बाद इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमको कितनी मिलती है, 3500 ml, क्योंकि हमको फार्मूला पता है, टाइडल वॉल्यूम का फार्मूला 500 और जो इंस्पिरेटरी वॉल्यूम का यहाँ पर हमने फार्मूला इन अडल्ट मेल में कितना रहता था, यहाँ पर हमको पता है 3000 ml, ठीक है। सो 3000 ml और 500 ml को जो कैलकुलेशन करने के बाद हमको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यहाँ पर उसका फार्मूला या फिर अमाउंट यहाँ पर हमको क्लियरली पता चलता है। सो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का जो अमाउंट रहता है 3500 ml, ठीक है। सो देन नेक्स्ट वन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी इट इज़ द सम टोटल ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो जैसे हमने इंस्पिरेटरी कैपेसिटी पर जो अमाउंट यूज़ किए थे, सो यहाँ पर भी वैसे ही अमाउंट यहाँ पर हमको यूज़ करने। सो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी दिस इज नथिंग बट द टोटल सम टोटल ऑफ रेसिडुअल वॉल्यूम। सो रेसिडुअल वॉल्यूम का अमाउंट 1200 ml और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑल्सो नथिंग बट द 1200 ml। सो वहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कितना मिलता है, सो 2400 ml वॉल्यूम ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। सो फंक्शनल रेसिडुअल का कैपेसिटी का अमाउंट कितना रहता है, 2400 ml। द नेक्स्ट विच इज़ द वाइटल कैपेसिटी। सो वाइटल कैपेसिटी क्या रहती है, वाइटल कैपेसिटी इज द सम ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा मिस्टेक हो गए। सो वाइटल कैपेसिटी यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का टोटल सम। सो वाइटल कैपेसिटी यहाँ पर लिखता हूँ मैं टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सो इज इक्वल्स टू वाइटल्स कैपेसिटी, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मिस्टेक हो गई। सो इट इज द सम टोटल ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो सभी कैलकुलेशन करने के बाद जो वाइटल कैपेसिटी का जो अमाउंट मिलता है 4700 ml, ठीक है। सो 4700 ml जो टोटल वाइटल कैपेसिटी का यहाँ पर हमको टोटली अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर मिलता है, ठीक है। सो दिस इज द 3 कैपेसिटी ऑफ द लंग्स, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी। द नेक्स्ट कैपेसिटी दिस इज द टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। सो हमने जो पहले 3 कैपेसिटी हमने उसका अमाउंट क्लियर करने के बाद इंस्पिरेटरी कैपेसिटी या फिर फंक्शनल रेसिडुअल या फिर वाइटल कैपेसिटी उसका अमाउंट का यूज़ करके हम अभी टोटल लंग्स कैपेसिटी यहाँ पर निकाल सकते हैं। सो टोटल लंग कैपेसिटी इट इज़ द सम टोटल ऑफ वाइटल कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको वाइटल कैपेसिटी का वॉल्यूम कितना वैल्यू कितना है, उसका अमाउंट है 4700 ml। सो यहाँ पर हमको वाइटल कैपेसिटी का अमाउंट पता है, सो इसलिए हम यहाँ पर 4700 ml यहाँ पर हम अमाउंट रखते हैं। और रेसिडुअल वॉल्यूम का भी हमको अमाउंट पता है, वो अमाउंट है 1200 ml। सो उसके बाद हमारा जो टोटल लंग्स कैपेसिटी यहाँ पर 5900 ml टोटली लंग्स कैपेसिटी यहाँ पर हमको क्रिएट होती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये सभी फार्मूले का एक प्रकार सा जो खेल है। सो यहाँ पर हमको फार्मूले के अमाउंट पता होनी चाहिए और फार्मूले के अमाउंट एक फार्मूला दूसरे अमाउंट पर फार्मूले से डिपेंड रहता है, ठीक है। सो बहुत आसान है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको
कैपेसिटी निकालने से पहले आपको जो लंग्स के वॉल्यूम थे आपको पता रहनी चाहिए उसके अमाउंट, सो उससे लंग्स की कैपेसिटी आप आसानी से निकाल सकते हैं। सो यहाँ पर एक फ्रेंड्स ग्राफ है, ग्राफ से हम जो उसका जो अमाउंट है उसमें काउंट करते हैं। सो टाइडल वॉल्यूम का हमको अमाउंट पता चलता है या फिर पता है जो 500 ml टाइडल वॉल्यूम रहता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेटली 3000 ml रहता है। देन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 ml or also nothing but residual volume is equals to expired reserve volume. So therefore amount of residual volume is 1200 ml, ठीक है। सो यहाँ पर लंग्स के वॉल्यूम दिए गए और यहाँ पर उसका टाइम से जो उसका ग्राफ है यहाँ पर डिनोट किया है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज नथिंग बट द होल टॉपिक अबाउट द लंग्स वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी। सो उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक इस वीडियो का रहता है, सो दिस इज नथिंग बट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, ठीक है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलो या फिर ट्रांसफर ऑफ गैसेस, ठीक है। सो एक जगह से दूसरे जगह तक जो एयर का एक्सचेंज है या फिर ट्रांसपोर्ट है गैसेस का, सो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। सो उसमें फर्स्ट यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखने वाले। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू ऑकर्स ड्यू टू कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड डिफ्यूजन of O2 that occurs direction of concentrate gradient which represent PO2. So friends, first of all ट्रांसपोर्ट में दो ट्रांसपोर्ट रहते हैं, एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 कहाँ से होता है, एटमॉस्फेयर से लंग्स तक, और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 क्या रहता है या फिर कहाँ से होता है, जो लंग्स से एटमॉस्फेयर में, ठीक है। दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। सो बट इन द केस ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 में क्या रहता है, सो हम एटमॉस्फेयर से लंग्स तक O2 का इनहेलेशन करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद क्या रहता है, जो ऑक्सीजन अपने लंग्स में लिया है, सो ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यू तक या फिर सेल से एकदम स्मॉल यूनिट में वहाँ पर डिवाइड होता है या फिर प्रोवाइड करना वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। सो ड्यू टू कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। सो ब्लड का कॉन्स्टेंटली हमारे बॉडी में कॉन्स्टेंटली सर्कुलेशन होने से वजह से ब्लड के साथ ऑक्सीजन की सप्लाईमेंट पूरी बॉडी में एक साथ सभी पार्ट में या फिर सिस्टम में इक्वली वहाँ पर सर्कुलेशन होता है ब्लड के साथ ऑक्सीजन का, ठीक है। सो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड ऑकर्स डायरेक्शन कंसंट्रेटेड ग्रेडियंट्स विच रिप्रेजेंट PO2, ठीक है। सो जो PO2 ऐसा डिनोट करते हैं जो कॉन्सनट्रेटेड ग्रेडियंट है, जो डिफ्यूजन ऑफ O2 होने के बाद उसका जो कॉन्सनट्रेटेड ग्रेडियंट रहता है ऑक्सीजन का, सो दिस इज द PO2 ऐसे डिनोट करते हैं। सो एल्वेलर PO2 कितना रहता है, 105 mm of Hg, ठीक है। वो सो 105 mm of Hg एल्वेलर PO2 रहता है। देन आर्टीरियल ब्लड PO2 कितना रहता है, 95 to 100 mm of Hg, ठीक है। सो एल्वेलर आर्टीरियल ब्लड PO2 कितना है, सो 95 to 100 mm of Hg। सो नेक्स्ट वेनस ब्लड PCO2 या फिर जो वेनस में जो PCO2 का जो लेवल है वेनस ब्लड में, सो उसका जो प्रेशर है, दिस इज द 40 mm of Hg। और लास्ट वन इज द टिश्यू इंटेस्टिनल फ्लूइड PO2, उसका प्रेशर रहता है 40 mm of Hg, ठीक है। सो दिस इज द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। देन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दिस इज द ऑक्सीजन इन द कॉम्बिनेशन विद द Hb, ठीक है। सो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो आफ्टर एंटरिंग द इनटू ब्लड फ्रॉम एल्वेलर एयर मोस्ट ऑफ O2 combined with Hb from a loose reversible combination। सो जब भी जो एल्वेलर एयर है, सो ब्लड के साथ कॉम्बिनेशन करने के बाद वहाँ से O2 रिलीज होता है, ब्लड से कनेक्ट होता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेशन एंड कन्वर्ट इन द डीऑक्सोहीमोग्लोबिन इनटू ऑक्सीहीमोग्लोबिन। सो जो हमने बताया, जो ब्लड एल्वेलर एयर से हमने जो ऑक्सीजन ब्लड के साथ कॉम्बिनेशन करने के बाद उस प्रोसेस को ऑक्सीहीमोग्लोबिन कहते हैं। सो उसके रिवर्स कन्वर्ट करने के बाद उसको ऑक्सीहीमोग्लोबिन में डीऑक्सीहीमोग्लोबिन से कन्वर्शन ऑक्सीहीमोग्लोबिन में किया जाता है। दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीजनेशन, ठीक है। सो उसको ऑक्सीजनेशन कहते हैं, डीऑक्सीहीमोग्लोबिन कन्वर्जन इनटू ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ठीक है। each molecule of Hb can combine with the 4 O2 molecules। और जो फ्रेंड्स ईच ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ Hb, सो जो हीमोग्लोबिन में जो 4 O2 का मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रहता है। सो यहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर ऑफ Hb निकालते हैं, सो यहाँ पर ऐसे हीमोग्लोबिन 4 O2 मॉलिक्यूल्स में यहाँ पर डिवाइड रहते हैं। सो यहाँ पर आप कंसिडर कि हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। सो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट O2। सो
अल्फ़ा 1 और जो अल्फ़ा चेन रहती है, सो इसमें अल्फ़ा अल्फ़ा ऐसा चेन रहता है और ये बीटा का यहाँ पर चेन रहता है, ठीक है। और जो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आयरन, सो यहाँ पर उसने उन्होंने मेंशन क्या किया, सो 4 ऑटो मॉलिकल्स विच कंबाइन ईच मॉलिकल ऑफ द एच बी, ठीक है। सो 1 एच बी के साथ 4 ऑटो के मॉलिकल्स यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफर ऑफ गैसेस एंड द होल अबाउट दिस टॉपिक इन विच वी डिस्कसिंग अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन देखा, देन ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देखा उसमें, देन एक्सपायरेटरी इंस्पायरेटरी मसल्स क्लियर किया, लंग्स वॉल्यूम, देन लंग्स कैपेसिटी, और देन नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा टोटली जो इस वीडियो का जो पार्ट था क्लियर होता है। सो थोड़ा सा पार्ट बचा है इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सो रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट क्लास। सो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। सो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।